हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं उसी चैप्टर को। हमारा चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारे पास अभी यही चल रहा है, चार्ज वाला। चार्ज वाले टॉपिक में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। कूलॉम लॉ पढ़ा, कूलॉम लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा। अब चार्जिंग या चार्ज वाले पॉइंट को आगे बढ़ाएं। टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। हम जानते हैं चार्ज neither be created nor be destroyed, मीन्स चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ये बात आ जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करें, आ जाता है मेथड ऑफ चार्जिंग। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेथड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू चार्ज। फर्स्ट लिख रखा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जैसे कहा जाता है इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन। सेकंड मेथड आ जाता है चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट या इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन मेथड। थर्ड आ जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन या इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन मेथड। देखिए, फर्स्ट बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसे हम फर्स्ट टॉपिक में पढ़ चुके थे, जहां हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करी थी। क्या देखा था? फ्रिक्शन, कि जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फिक्स किए जाएंगे तो निश्चित दोनों पर अपोजिट चार्ज आ जाएगा। देखा था हमने कि ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रब किया जाएगा तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, सिल्क रॉड या सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन से चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है। निश्चित है फ्रिक्शन जो मेथड है उसमें दोनों चार्ज क्रिएट किए जा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट किया जा सकता है और नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट किया जा सकता है, बट दोनों चार्ज अलग अलग ऑब्जेक्ट पे क्रिएट होंगे। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। इस मेथड में कुछ भी नहीं है, एक ऑब्जेक्ट जो पहले से ही चार्ज है उसके हेल्प से हम जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसे चार्ज कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है डायग्राम में, एक ऑब्जेक्ट है ग्लोब, स्फेरिकल ग्लोब है, मेटल का बना हुआ, जो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है। मान लिया इस ग्लोब पर चार्ज की क्वांटिटी है Q1 = Q। एक अनचार्ज जो ग्लोब है उस पर Q2 चार्ज, जो पहले से अनचार्ज, उस पर Q2 0 है। अब यदि मैं इन दोनों को एक कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर दूं तो निश्चित है चार्ज का फ्लो होगा। किधर से किधर होगा? हाई पोटेंशियल ऑब्जेक्ट से लोअर पोटेंशियल ऑब्जेक्ट की ओर। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दिख रहा है जिस पर चार्ज है इट मींस उसका पोटेंशियल पहले से ही ज्यादा है, जिस पर चार्ज नहीं है उसका तो उसका पोटेंशियल 0 है। तो निश्चित है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो होगा। जैसे ही मैंने इनको कंडक्टर वायर से कनेक्ट किया है तो चार्ज फ्लो हो रहा है। किधर से? पॉजिटिव चार्ज वाले से अनचार्ज वाले की ओर। कब तक हो? जब तक कि पोटेंशियल सेम न हो जाए। पोटेंशियल सेम होने की मीन है दोनों पर चार्ज की क्वांटिटी सेम नहीं हो जाए। पहले देखा हमने कब? बिफोर, जब हमने इन्हें दोनों को कनेक्ट नहीं किया। इस पर चार्ज Q था, इस पर चार्ज 0 था। कनेक्ट करने के बाद अगर देखें तो इस पर चार्ज की मात्रा Q/2 रह गई। इसका मतलब इसकी जो रिमेनिंग पार्ट Q/2 और किस पर ट्रांसफर हो गया? सेकंड ऑब्जेक्ट जो पहले से इंचार्ज था। इस पर भी आज चार्ज की क्वांटिटी Q/2, इस पर भी चार्ज की क्वांटिटी Q/2। चार्ज क्वांटिटी सेम होने का मतलब दोनों सेम पोटेंशियल पर आ गए। इन दोनों के बीच में अब चार्ज का फ्लो रुक जाएगा और दोनों कैसे हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे। इस मेथड में बेसिकली हम देख रहे हैं कि जैसा चार्ज फर्स्ट पर है वही चार्ज दूसरे पर क्रिएट किया जा सकता है। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो उस पर भी पॉजिटिव आएगा, यदि ये नेगेटिव है तो इस पर भी नेगेटिव ही आएगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है जिसे हम आगे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? कैपेसिटर वाले चैप्टर में उसका प्रिंसिपल बन जाता है ये इंडक्शन मेथड। देखिए, थर्ड मेथड कहला रहा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में कुछ भी नहीं है। देखा जाए ये ग्लास रॉड है जिसे मैंने सिल्क के कपड़े से रब किया, सिल्क के क्लॉथ से रब किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज पहले से क्रिएट हो चुका है। इसके ठीक सामने मैंने मेटल ग्लोब रख दिया जो कि पहले से अनचार्ज। इसको इसे टच नहीं करा रहे, कांटेक्ट में ला रहे, सिर्फ दूर रख रहे हैं। कुछ देर बाद क्या होगा?
इसकी फ्रंट वाली सरफेस पर अपोजिट चार्ज सेल्फ क्रिएट हो जाएगा और अपोजिट सरफेस पर अपोजिट चार्ज सेल्फ क्रिएट होगा। हमने इसे दोनों को क्या किया, कांटेक्ट में लाए। बिना कांटेक्ट में लाए भी इसके चार्ज के कारण ये अपने आप चार्ज हो गया। जो फ्रंट सरफेस है वो इस चार्ज के अपोजिट चार्ज से चार्ज होगी और इसकी जो अपोजिट सरफेस है वो इस चार्ज के सेम चार्ज से सरफेस है। अब इस ग्लोब वाले ऑब्जेक्ट को यदि ग्राउंड कर दिया जाए, मीन्स एक वायर से कनेक्ट करके इसे अर्थ कर दें, तो जो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा था वो ग्राउंड में अर्थ हो जाएगा। कैसा रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है इस ऑब्जेक्ट पर उतना का उतना कैसा आ गया, अपोजिट चार्ज आ गया। इस ऑब्जेक्ट पर पहले से चार्ज नहीं था, ये इंडक्शन मेथड के कारण इंड्यूस्ड हुआ है, इसलिए इस चार्ज को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। तो हमने मेथड ऑफ चार्जिंग एंड ऑब्जेक्ट पढ़े, 3 प्रकार के मेथड पढ़े हमने। पहला पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन, सेकंड पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन, थर्ड पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन। इनमें से 2 मेथड कौन कौन से, पहला एक इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। दोनों मेथड में ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आना जरूरी है। मतलब इन दोनों मेथड में दोनों ऑब्जेक्ट जब तक एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आएंगे जब तक उन ऑब्जेक्ट को चार्ज नहीं किया जा सकता। बट थर्ड मेथड कौन सा देखा हमने, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन, एक ऐसा मेथड है जिनमें दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में लाए बिना भी किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है। चलें आगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट चार्जेस। क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट चार्जेस। पहला, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था चार्ज 2 ही टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण क्रिएट होता है और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से क्रिएट होता है। सेकंड, like charge ripples and unlike charge attract each other when they are come in contact. Third, the unlike charges, क्या लिखा है, the unlike charges neutrally cancels each other effect when they are come in contact. Therefore, the charges are named as positive and negative by the American scientist, पढ़ा था हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन। नॉर्मली द मटेरियल, कोई सा भी मटेरियल हो, नॉर्मली द मटेरियल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों कहा गया है कि जितने भी मटेरियल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं कि उनके एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल बने रहते हैं। तो नॉर्मली द मटेरियल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे डू नॉट सर्टेन चार्ज बिकॉज द चार्जेस, कौन से चार्जेस, जो न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और जो आउटर शेल में है इलेक्ट्रॉन, आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड, दोनों एक दूसरे से बैलेंस्ड रहते। द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर फार फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखा हमने, जो आउटर ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, तो निश्चित है न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उनका अट्रैक्शन फोर्स उन इलेक्ट्रॉन पर लूजली रहेगा। सो दे इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड विथ द न्यूक्लियस and can be separated easily from the orbit by giving some energy. These electrons are then called free electrons. 6 point बोलें, the body or atom can be charged positively by losing some electrons, and similarly a body or atom can be charged negative by gaining some electrons. 7 point जो important है, the apparatus to be detect charge on a body। कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो चुका है, हमें आंखों से तो दिखाई नहीं देगा, पता कैसे करेंगे वो ऑब्जेक्ट चार्ज है या अनचार्ज। क्या कह रहा है, द apparatus used to detect charge on a body is called gold leaf electroscope। क्या कहला रहा है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। डायग्राम में आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप दिखाया गया है, दिख रहा है, ग्लास जार बना हुआ है, इसके जस्ट ऊपर कॉर्क लगा है, कॉर्क के ऊपर मेटेलिक फॉइल लगी है, मेटेलिक फॉइल कनेक्ट है कॉपर वायर से, कॉपर वायर के जस्ट नीचे गोल्ड लीफ लगी हुई। क्या करेंगे हम कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो पहले से चार्ज है, पता करना है कि वो चार्ज है या अनचार्ज। क्या करेंगे,
हम यहाँ काम में लेंगे या तो कॉन्टैक्ट मेथड या इंडक्शन मेथड। देखें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब कर दिया, तो हम जानते हैं ग्लास रॉड पॉजिटिव हो चुकी है। इस पॉजिटिव ग्लास रॉड को जब क्या किया जाए कि इस मेटेलिक फॉइल के जस्ट पास में लाया जाए, ये पास में लाए। अब मैं अगर इस मेटेलिक ये ग्लास रॉड को इस मेटेलिक फॉइल से कांटेक्ट कर दूं, हम जानते हैं पढ़ा हमने चार्जिंग बाय कांटेक्ट, ये कांटेक्ट से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। निश्चित है ये कॉपर वायर से कनेक्ट है, कॉपर वायर से चार्ज होता हुआ गोल्ड लीफ तक जाएगा। गोल्ड लीफ जो दो पोर्शन में है, दोनों पोर्शन पॉजिटिव चार्ज होंगे। हम जानते हैं लाइक चार्ज रिपल्स ईच अदर, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। गोल्ड लीफ क्या होगी, एक दूसरे से डिस्प्रीड हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, मीन्स दूर हो जाएगी। इसका स्वतः ही दूर होना शो करेगा कि हमने जिस ऑब्जेक्ट को इससे कांटेक्ट में लाए हैं वो कैसा है, चार्ज, अनचार्ज। अनचार्ज होते गोल्ड लीफ कैसी रहती, एज इट इज इनिशियल स्टेट में बनी रहती। 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट जो जनरली पीईटी पीएमटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछे जाते हैं कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी इमिट कर सकता है। बात करें सबसे पहले ऐसा चार्ज जो एट रेस्ट पोजीशन में, एट रेस्ट पोजीशन में अगर चार्ज है मीन्स इसकी वेलोसिटी 0 है। तो एट रेस्ट चार्ज में जो चार्ज है जो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में जहां पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एट रेस्ट में ही तो सारी चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो निश्चित है कि जब उसकी वेलोसिटी 0 हो, इसका मतलब चार्ज कैसा है, रेस्ट कंडीशन में। अगर वो रेस्ट है तो एक ही प्रकार का फील्ड क्रिएट करेगा जिसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जितने भी चार्ज है उनके चारों ओर जो फील्ड होगा वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सेकंड हो सकता है ये चार्ज रेस्ट न होकर मूव हो रहा हो, और मूव की दो कंडीशन हो सकता है, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा हो सकता है चार्ज एक्सेलरेटेड हो। पहला पढ़ते हैं, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, इसका मतलब रेस्ट में तो नहीं है। जब रेस्ट में था तो केवल एक ही प्रकार का फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात कर रहे हैं मूवमेंट की, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेगा ही करेगा, साथ में वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। तो हमने दो चीजें पढ़ ली, अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो उसके चारों ओर सराउंडिंग में जो भी फील्ड होगा कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। ये हमने हमारे 9th वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने करंट वाले चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वहां हमने ये पढ़ा था कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। क्या देखा कि रेस्ट कंडीशन में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। थर्ड कंडीशन आ जाती है, मूव तो कर रहा है परंतु कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, मींस चार्ज एक्सेलरेटेड है। अब एक्सेलरेटेड में भी दो कंडीशन हो सकता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो सकता है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, या बोल रहे हैं v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। इसको तो v 0 तो नहीं है बट कांस्टेंट भी नहीं है, इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड चार्ज है तो निश्चित है ये इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, बट एनर्जी लॉस जो होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे हम फोटॉन्स पढ़ते हैं कि फोटॉन्स की फॉर्म में वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को क्या करेगा, या तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। अगर एक्सेलरेटेड है, वेलोसिटी इंक्रीज टू डिक्रीज, पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, वेलोसिटी कम हो गई, इसका मतलब जो एनर्जी का लॉस होगा वो भी फोटॉन्स की फॉर्म में होगा। और यदि एनर्जी बढ़ रही है तो एनर्जी का जो गेन होगा वो भी फोटॉन्स की फॉर्म में होगा। तो हमने 3 कंक्लूजन निकाले। क्या देखा, रेस्ट कंडीशन में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, बट एक्सेलरेटेड चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी इमिट करेगा। 9th क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑन ए यूनिफॉर्म सरफेस। जब यूनिफॉर्म सरफेस की बात कर रहे हैं कि जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे, जब उसका शेप कैसा हो, यूनिफॉर्म शेप में। बट यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है स्फीयर जिसका शेप यूनिफॉर्म फॉर्म में है, इसको जितना भी
चार्ज दिया गया वो इसकी टोटल सरफेस पर कैसा हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सभी जगह चार्ज क्वांटिटी सेम बनी रही। बट द चार्ज डेंसिटी ऑन ए नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, दिख रहा है इधर कौन शेप दिखाई दे रहा आपको, ये नॉन यूनिफॉर्म सरफेस क्या कह रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म सरफेस इज मैक्सिमम ऑन दैट पॉइंट वेयर द रेडियस ऑफ ए कर्व इज मिनिमम। जिस जगह कर्व की रेडियस मिनिमम होगी वहां चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां रेडियस ज्यादा होगी वह चार्ज डेंसिटी कम होगी। इसका मतलब शार्प नॉक पर चार्ज डेंसिटी हमेशा कैसी होती है, ज्यादा होती है। डेंसिटी के साथ रिलेशन कैसा है, सिग्मा दिस इज चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सरफेस। जहां रेडियस सरफेस की रेडियस जितनी कम होगी वहां चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है, अभी हमने चार्ज की हमने पढ़ी है कुछ फॉर्म, अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। पहला आ जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, मींस एडिटिव लॉ की अनुपालना होती है। कैसे भाई, क्या कह रहा है, देखो ये इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, मींस डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। सो द टोटल चार्ज ऑफ एन सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंप्लीफाई बाय एडिंग ऑफ डिफरेंट चार्जेस एल्जेब्रिकली विथ प्रॉपर साइन अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस। यहाँ देखें कि इस सिस्टम पर बहुत सारे चार्ज मौजूद है, इस सरफेस पर Q1, Q2, Q3, Qn, मैं बोलूँ टोटल सरफेस पर टोटल चार्ज कितना है, देन चार्ज क्वांटिटी Q नेट दिस इक्वल टू, क्या कहा हमने, एडिटिव रूल की फॉलो होती है, क्यों, स्केलर क्वांटिटी, देन टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q2 प्लस Qn। तो यहाँ जो साइन चार्ज का है वो उसकी नेचर के अकॉर्डिंग रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। सेकंड, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में हमने बहुत सारे मेथड पढ़े, सभी में चार्ज कंजर्व्ड है। कैसे कंजर्व्ड है, देखिए हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, सिल्क रॉड पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, परंतु चार्ज क्वांटिटी दोनों पे सेम रहती है। जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे प्रोड्यूस हुआ है उतना उतना नेगेटिव चार्ज सिल्क रॉड पे भी, क्या सिल्क क्लॉथ पे भी प्रोड्यूस हुआ है। देखें कि चार्ज कैन नॉट बी आइदर क्रिएटेड और destroyed. It can only be transferred from one body to another body. Hence, the total charge of an isolated system can be conserved. देखें जब हमने दोनों को फ्रिक्शन नहीं किया है तो ग्लास रॉड भी अनचार्ज थी, सिल्क रॉड भी अनचार्ज थी, देन टोटल क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम 0 + 0, इट मींस फ्रिक्शन से पहले टोटल चार्ज क्वांटिटी कितनी, 0 बनी। अब हमने दोनों को फ्रिक्शन किया तो हम जानते हैं जैसे ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाएगी, सिल्क रॉड नेगेटिव हो जाएगी। ग्लास रॉड पर टोटल चार्ज क्वांटिटी +Q मान ली, सिल्क क्लॉथ पर टोटल चार्ज क्वांटिटी -Q मान ली। देखें आफ्टर टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज दिस इक्वल टू +Q -Q, देन टोटल चार्ज कैसा बना रहा है, 0। फ्रिक्शन, बिफोर फ्रिक्शन टोटल चार्ज Q 0, आफ्टर फ्रिक्शन द टोटल चार्ज Q 0, इट मीन चार्ज इज कंजर्व्ड। सिर्फ उसने फॉर्म चेंज करी है कि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क पर ट्रांसफर हो गए तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी से नेगेटिव पॉजिटिव हो गई, जबकि सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से नेगेटिव हो गई। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें न्यूमेरिकल बनते हैं रहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए ऑफ E। E मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज की क्वांटिटी एक मिनिमम क्वांटिटी का इंटीग्रल मल्टीपल बनी रहती है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, सोडियम एटम Na+, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक नंबर था इसका 11, कॉन्फ़िगरेशन बना था 2, 8 और 1। ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, Na+ बन जाएगा। इसका मतलब Na+ का मतलब हुआ इस पर एक इलेक्ट्रॉन का
इक्वल चार्ज इसने लॉस किया है, तो लॉस क्वांटिटी कितनी हो गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात करें मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12 बात की जाए तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बना रहेगा 2, 8 एंड 2। निश्चित ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस करेगा। मैं बोलूँ इसने टोटल Mg+2 बनने में कितने चार्ज का लॉस हुआ है, बात आ जाएगी कितना हो जाएगा 2e, 2 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज और इन बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए मिनिमम क्वांटिटी। मिनिमम क्वांटिटी को हमने क्या मान लिया, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बोलते हैं E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब एक फॉर्मूला बन गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज क्वांटिटी क्यू निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया Q इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, n क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, जिसे हम बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4। जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। द यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज, हमने पढ़ा ऐसे सिस्टम इसी कूलम में मेजर किया जाएगा। 1 कूलम की बात करें, द टोटल चार्ज ऑन 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द 1 कूलम। क्वेश्चन देखें, न्यूमेरिकल कह रहा है एन ऑयल ड्रॉप, एक ऑयल ड्रॉप की बात की जा रही है ऑफ 1.2 with 12 axis electron is hold stationary under a constant electric field of 2.55 into 10⁻⁴ Newton per coulomb in millicurie drop experiment. The density of the oil is 1.26 gram per centimeter cube. Then estimate the radius of the oil drop. देखिए ऑयल ड्रॉप की बात कर रही है, ऑयल ड्रॉप की बात कर रहा है। देखिए चार्ज कितने एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, ये बोल रहा है ऑयल ड्रॉप पर एक्सिस इलेक्ट्रॉन है 12। मैं बोलूँ ऑयल ड्रॉप पर इन 12 इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार्ज क्वांटिटी कितनी होगी। द चार्ज क्वांटिटी ऑन ऑयल ड्रॉप निकाली जा सके, अभी पढ़ा हमने फॉर्मूला Q इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब डेंसिटी इसने दे रखी है, कितनी दे रखी है देखो 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे सिस्टम में कूलम है तो हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को ऐसे सिस्टम में चेंज करें तो ये बन जाएगी डेंसिटी D। 1.26 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर को मीटर में, तो बन जाएगा 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बात करें व्हेन द ऑयल ड्रॉप इज हेल्ड स्टेशनरी। इधर स्टेशनरी का मतलब हो गया कि उस पर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उतना का उतना उस पर ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है, तभी तो स्टेशनरी कंडीशन में। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में या बैलेंस कंडीशन में बोला जा सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया उस पर F इज इक्वल टू QE, और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशन उसके मास के कारण है, तो वेट के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना बन गया mg। देन दोनों को बैलेंस करें QE इज इक्वल टू mg। हमको निकालनी चार्ज क्वांटिटी ऑफ Q, तो Q का फॉर्मूला बन गया Q इज इक्वल टू mg/E। अब यहां दे रखा है आपको, देखें निकालना क्या बेटा, रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप। रेडियस की बात करें तो ऑयल ड्रॉप का शेप होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है। तो मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप की बात करें, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी को D मान लिया, वॉल्यूम को 4/3 πr³। हमको R फाइंड आउट करना है। डेंसिटी हमको दे रखी है, हमने निकाल ली, किसमें ऐसा ही सिस्टम में D मौजूद है, 4/3 π मौजूद है, R³ को फाइंड आउट करना, तो M की वैल्यू को हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। Q का फॉर्मूला बन गया D इंटू 4/3 πr³ इंटू G/E। निकालना क्या है R³, देन R³ को इस साइड ले आए तो बाकी सारी चीजें बैलेंस होकर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट हो गई। R³ की वैल्यू निकालकर उसका क्यूबिक रूट ले लिया, देन वैल्यू आ गई R इज इक्वल टू 9.81 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। सेकेंड न्यूमेरिकल, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बोल रहा है यदि इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी 75 kg हो
तो उन सारे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्वांटिटी निकालनी है। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको दे रखे हैं 75 किलोग्राम, एन टोटल मास अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टोटल मास दे रखा है 75 किलोग्राम, मास ऑन ईच इलेक्ट्रॉन पड़ा हमने 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई आपके पास 8.3 इंटू 10⁻31। अब हम जानते हैं Q इक्वल टू एन ई, एन निकाल चुके हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन Q इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ई, एन आपने निकाला 8.3 इंटू 10⁻31 इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके अंदर 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्वांटिटी कितनी हो गई, माइनस 1.33 इंटू 10⁻13 कूलम। थर्ड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस की बात कर रहा है। पहले पॉइंट चार्ज पर चार्ज क्वांटिटी प्लस 2 माइक्रोकूलम, सेकंड पॉइंट चार्ज पर चार्ज क्वांटिटी प्लस 6 माइक्रोकूलम। रिपल ईच अदर, दोनों प्लस है, देखने लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस तो निश्चित एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। रिपल्स अदर विथ ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, एक दूसरे को रिपल्शन, रिपल्शन का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स की क्वांटिटी पहले ही दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12 न्यूटन। नाउ इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकूलम, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। समझना वापस को, क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज Q1 मान लिया, एक पॉइंट चार्ज Q2 मान लिया। Q1 की वैल्यू है प्लस 2 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू है प्लस 6 माइक्रोकूलम। Q1 और Q2 के बीच में जो रिपल्शन फोर्स है दे रखा है 12 न्यूटन का है, दे रखा है Q1 प्लस 2 माइक्रोकूलम, Q2 प्लस 6 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स इस समय कितना है, 12 न्यूटन। अब ये बोल रहा है दोनों में चार्ज ऐड कर दिया जाए, दोनों ऑब्जेक्ट में। Q1 में जब मैं चार्ज ऐड कर दूंगा तो उसमें चार्ज क्वांटिटी Q1 से चेंज होकर कितनी बन जाएगी, Q2। दोनों में कितनी चार्ज क्वांटिटी ऐड कर रहा है, -4 माइक्रोकूलम। तो जब प्लस 2 माइक्रोकूलम में -4 माइक्रोकूलम और ऐड कर देगा, इस पर टोटल नेट क्वांटिटी रह जाएगी -2 माइक्रोकूलम। सेकंड ऑब्जेक्ट जिस पर पहले से ही प्लस 6 माइक्रोकूलम चार्ज था, उसमें एडिटिंग कितना कर दिया, -4 माइक्रोकूलम, देन इस पर चार्ज क्वांटिटी जो Q2 डैश है वो रह गई 2 माइक्रोकूलम। ये बोल रहा है जब ये चार्ज क्वांटिटी चेंज हो गई, अब इन दोनों के बीच में कितना रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, वो फोर्स की क्वांटिटी निकालनी। तो फर्स्ट कंडीशन में जब Q1 प्लस 2 माइक्रोकूलम, Q2 6 माइक्रोकूलम, तो हमें फोर्स की वैल्यू पता थी 12 न्यूटन है। फॉर्मूला पढ़ा हमने, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। दिख रहा है दोनों कंडीशन में हमने दोनों के बीच की डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा। तो जब F1 फॉर्मूला बोलेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा बेटा K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। जब F की बात करेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K और R तो कैंसिल हो गए। देन F डैश अपॉन F का जो रेशा बचा रह गया, उनके चार्ज रेशियो के इक्वल बना रहेगा। दोनों चार्ज क्वांटिटी को जब रखेंगे तो लास्ट में बचा -1/3। देन F डैश दिस इक्वल टू -1/3 ऑफ F, 1/3 ऑफ F की वैल्यू दे रखी है, पहले कितना था 12 न्यूटन, इसका मतलब जब 12 वैल्यू रखेंगे तो रह जाएगा 4 न्यूटन। इसका मतलब न्यू कंडीशन में उनमें 4 न्यूटन होगा। और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि दोनों के दोनों चार्ज जो पहले रिपल कर रहे थे एक दूसरे को अब अट्रैक्ट कर डालेंगे।